एज यू नो गाइज, सीबीएसई की तरफ से सारी की सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी वो दे सकता था सब हमें मिल चुकी है कि आपका एग्जाम जो है वो टर्म 1 होने वाला है, वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। उससे रिलेटेड सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर भी आपके लिए लॉन्च कर दिया। मैंने आपको उसका सॉल्यूशन भी करवा दिया, मैथ बेसिक का भी, मैथ स्टैंडर्ड का भी। अब सिर्फ और सिर्फ बाकी है आपकी डेट शीट आना, और अंदर की आपको बात बताऊं वो भी सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगी। मतलब सिर्फ डेट शीट आते ही आपको तैयारी में लगना है। अब मैंने क्या किया इन दिनों दोस्तों, मैं इन दिनों लगा हुआ था रिसर्च के अंदर आपके लिए। मैंने रिसर्च करी, सीबीएसई के सैंपल पेपर को एनालाइज किया, एक्सपर्ट से बात की, और सब कुछ मैंने जो भी सीखा था वो सब निचोड़ कर मैंने आपके लिए लगा दिया, और मैं कुछ लेकर आया हूं। जी हां, मैं आज लेकर आया हूं मैथ्स बेसिक और मैथ स्टैंडर्ड दोनों के लिए ही चैप्टर वाइज ये बताने आया हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जी हां, मैं आपको वो क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर मैंने रखे कि इस टाइप के क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आज की ये वीडियो मैथ्स बेसिक हो या मैथ स्टैंडर्ड हो, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर के अंदर से कौन से क्वेश्चंस 100% आएंगे। मतलब इतनी तगड़ी रिसर्च करके लाया हूं ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी, इसीलिए ये वीडियो पूरी देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसके अंदर से पूछे जा सकते हैं। पूरे चांसेस हैं, मेरा एक्सपीरियंस आपसे ये कह रहा है। तो मैथ बेसिक और मैथ स्टैंडर्ड वालों दोनों के लिए ही पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के अंदर से एक सवाल आपका इसमें से पूछा जाएगा। किसमें से? इस वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये एक फॉर्मूला चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कोई से भी दो नंबर की गुणा, उनकी मल्टीप्लाई, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, लेट सपोज ए हो गया एक बी हो गया, उनकी जो गुणा होती है, मल्टीप्लाई होती है, वो बराबर होती है, इक्वल होती है किसके? उन्हीं दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के। तो इसके ऊपर एक सवाल आपका बनेगा ही बनेगा। अब इसके ऊपर भी 3 टाइप के सवाल बन सकते हैं, मतलब वो एक सवाल आपसे 3 तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे कैसे पूछा जा सकता है मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, पहला तरीका ये हो सकता है कि आपको एलसीएम दे दे कि भैया किसी दो नंबर का एलसीएम इतना है और वो दोनों नंबर इतने इतने, वो दोनों नंबर दे दे, और आपसे पूछ ले जाए कि भैया उनका वो बताओ एचसीएफ। तो आपका एक सिनेरियो ये बन जाता है। दूसरा सिनेरियो ये बन जाता है कि आपको किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ दे दिया जाए कि किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वो इतना है, और फिर वो दो संख्याएं ये और ये हैं, तो उन संख्याओं का एलसीएम बताइए। ये भी एक सवाल बन सकता है। तीसरा केस इसी के अंदर ये बन सकता है कि आपको दे दे दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, कि किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है, और उनमें से एक संख्या ये है, तो दूसरा वाला नंबर दूसरी वाली संख्या बताइए। तो ये भी हो सकता है। तो इसी एक फॉर्मूले से 3 अलग अलग टाइप के सवाल बन सकते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें से सवाल आएगा करके आ जाना, ठीक है। अब आइए अगला बात करते हैं अगले सवाल की। क्या और सवाल बन सकता है रियल नंबर चैप्टर के अंदर से ही? तो दूसरा एक और इंपॉर्टेंट सवाल जो कि पूरे चांसेस हैं, मेरा एक्सपीरियंस, मेरे अंदर की गट फीलिंग ये बोल रही है, वो ये है। कौन सा है? वो आपका बनेगा इसके अंदर से। किसके अंदर से? टर्मिनेटिंग, जी हाँ, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या हो सकता है जी? डेसिमल, ठीक है, डेसिमल। यहां पर डेसिमल लिख देंगे और यहां पर भी मैं डेसिमल लिख देता हूं। तो एक सवाल इसके अंदर से बनने की भी चांसेस हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब आपको कोई फ्रैक्शन दे दी जाएगी, लेट सपोज कोई एक फ्रैक्शन, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसको डिवाइड करने पर ये पॉइंट के बाद कटेगी या फिर नहीं कटेगी। मतलब पॉइंट के बाद वो खत्म हो जाएगी या फिर रिपीट होती चली जाएगी, मतलब नहीं कटेगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको इसकी पहचान की एक ट्रिक बता रखी है ऑलरेडी कि भैया जी अगर आपको पता करना हो कि कोई फ्रैक्शन टर्मिनेट हो जाएगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी, तो आप उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर देख लो। क्या देख लो? डिनोमिनेटर के फैक्टर देख लो। अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 है, अगर उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर के अंदर सिर्फ 2 और
5 आ रहा है तो वो फ्रैक्शन जो होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी, उसका जो डेसिमल आएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और हो जाते हैं उसके फैक्टर्स के अंदर, डिनोमिनेटर के 3 हो, 7 हो, 17 कुछ भी हो, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। एक सवाल आपका ये बन सकता है। दूसरा सवाल इसी के अंदर से आपका ये बन सकता है कि ये जो टर्मिनेट होगी ये पॉइंट के कितने प्लेसेस के बाद होगी। पॉइंट के बाद मतलब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद एक प्लेस के बाद कट जाएगा, 2 के बाद कटेगा, 3 के बाद कटेगा, ये आपको बताना है। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको देखने हैं डिनोमिनेटर के जो फैक्टर करेंगे, फैक्टर की आपको पावर देखनी है, जो हाईएस्ट पावर हो उतनी ही बार कटेगा, सिंपल एज दैट। लेट्स सपोज कोई डिनोमिनेटर कुछ नंबर होगा, उसके लिए हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर में 2 और 5 आएगा। अब 5 की पावर लेट्स सपोज 3 आया, मतलब 5 जो है 3 बार आया, तो 5 की पावर 3 होने की वजह से वो डेसिमल के 3 प्लेसेस के बाद कटेगा। ये मैंने आपको बता रखा है। तो इस टाइप के 2 सवाल आपके इसके अंदर से क्रिएट हो सकते हैं। तो रियल नंबर चैप्टर में से ये 2 जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये ध्यान रखना, इसमें से सवाल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, आइए आगे के सवालों की बात। चैप्टर की मैं बात करना चाहूंगा, चैप्टर नंबर 3 आपकी बुक का, इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसके अंदर से लिख कर ले लो, जो जो मैं बता रहा हूं ये सवाल आएंगे ही आएंगे, पूछे ही पूछे जाएंगे, 100% गारंटी देता हूं इस बात की। तो पहला सवाल इसके अंदर से आपका बनेगा, जो बनेगा आपका किसके ऊपर, आपको बता देता हूं क्या आपको आना चाहिए। पहला सवाल आपका बनेगा जिसके लिए आपको ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए इक्वेशन क्रिएशन। मतलब आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए स्टेटमेंट को बनके, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से एक आपका बड़ा लंबा केस बेस्ड वाला क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। पूरा एक सिनेरियो, एक स्टोरी दी जाएगी, तो उसको रीड करके उसको पढ़कर आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये काम आपको इसके अंदर से करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जो काम आपको करना है वो ये करना पड़ेगा कि आपको सॉल्यूशन, उस इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अब सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं। पहला होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, दूसरा होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं, हालांकि एलिमिनेशन वाला इजी होता है, तो मैंने आपको बता रखा है, आपको रिकमेंड कर रखा है कि आप एलिमिनेशन मेथड लगा देना, जिसके अंदर एक वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो इसको आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना आना चाहिए सॉल्यूशन करने के लिए, कि इक्वेशन में कोई भी एक वेरिएबल इक्वल करो, उसको काट दो, दूसरा आंसर आ जाएगा, इस तरीके से आप आंसर लेकर आ जाएंगे। तो ये आपका हो गया। तीसरी चीज, तीसरा सवाल जो आपका इसी चैप्टर के अंदर से बनेगा वो आपका ये बनेगा, कौन सा बनेगा, वो आपका बनेगा वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात करो। ये सवाल आपका आएगा ही आएगा। 2 इक्वेशन आपको दे रखी होंगी, ठीक है, पेयर की बात चल रही है तो 2 इक्वेशन आपको दे रखी होंगी सवाल में कि ये दोनों इक्वेशन है, इसके अंदर आपका किसी ना किसी इक्वेशन में के होगा, के की वैल्यू बताओ, कुछ कंडीशंस दी होंगी इस तरीके से, इस 2 इक्वेशन में के की वैल्यू बताओ इफ, अगर वो दोनों इक्वेशन जो है वो उनका यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब उनका एक यूनिक हल है। एक यूनिक हल का होता है कि जब इक्वेशन की जो दोनों लाइनें होती हैं, ये आपको पता रखा है, मैंने कई बार बता रखा है कि हमेशा लीनियर इक्वेशन की 2 स्ट्रेट लाइन बनती है, तो जब दोनों लाइनें एक दूसरे को एक बार काटती हैं तो ये होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको इस तरीके से कंडीशन दी जाएंगी कि के की वैल्यू बताओ अगर ये दोनों लाइनें जो है इनका यूनिक सॉल्यूशन है, या इनका नो सॉल्यूशन है, या इनका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो आपको इनमें से कोई सी कंडीशन दी जाएगी और आपको बताना पड़ेगा फिर के की वैल्यू। तो इनकी कंडीशंस की पहचान भी मैंने आपको बता रखी है, वो पहचान का यूज करके आप इनका आंसर निकालेंगे। जैसे कि यूनिक सॉल्यूशन की होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और ये b1/b2 जो है वो c1/c2 के इक्वल है। तो जो भी तो आपकी इक्वेशन होंगी उनका a1 और b1, a1a2 b1b2 तो बराबर नहीं है, लेकिन b1b2 और c1c2 बराबर है, तो आप इसको बराबर रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लेकर आ जाना, के की वैल्यू निकल के आएगी ऐसे। अगर आपका नो सॉल्यूशन दे रखा है तो उसकी कंडीशन लगा के इक्वल करना, और अगर आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे रखा है तो उसकी जो भी वैल्यू होगी, जो भी कंडीशन है वो आप लगा के रखना, आंसर लेके आना। तो ये 3 चीजें आपकी इसके अंदर होनी ही होनी है। एक और चीज होनी है, वो है आपका एरिया। ये सवाल भी आएगा, मैं बहुत नोटिस कर रहा हूं, ये जो रिसर्च करी है मैंने। देखिए, एक आपका आएगा, आपको ना ग्राफ दे दिया जाएगा, आपको एक ग्राफ दिया जाएगा सवाल के अंदर कि ये रहा ग्राफ, और उस ग्राफ के अंदर कोई ट्राइंगल बन रहा होगा, आपको उस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, सिंपल है, छोटा सा फॉर्मूला है। कैसा सवाल आएगा, एक ग्राफ होगा, 2 लाइनें हैं ना, तो एक लाइन लेट सपोज ये आ गई, एक लाइन ये आ गई, तो इस तरीके से अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ग्राफ बन गया, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गया, यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो इसका बेस ये हो जाएगा, ये इसकी हाइट हो जाएगी, निकल जाएगा। लेट सपोज ये तो एक्स एक्सिस पे था,
सवाल ध्यान से पढ़ना, हो सकता है वाई एक्सिस से पूछ ले, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप देखेंगे वाई एक्सिस वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक सवाल ये वाला भी आपको मिलने ही मिलने वाला है, लिख कर ले लो ये बात। तो एक सवाल आपका ये भी बनेगा इस चैप्टर के अंदर से, ये सवाल आपके बनेंगे, इनकी तैयारी आप कर लीजिएगा। आइए आगे के सवालों की बात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके लिए आप डरे पड़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री कैसे करेंगे, कैसे आएगा, क्या सवाल आएंगे, बता देता हूं। इस चैप्टर के अंदर से 1 से 2 सवाल, बल्कि 3 भी, 2 सवाल तो मान ही लो जिसके लिए आपको क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक टेबल की। जी हाँ, कौन सी टेबल है वो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल की, जो इसके एंगल वाली जो वैल्यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल की, वो आपको जरूरत पड़ने वाली है। मतलब उसके ऊपर आपके 2 सवाल रखे। अगर आपको वो टेबल याद है, कौन सी टेबल की बात कर रहा हूं मैं इस वाली टेबल की बात कर रहा हूं, जिसको मैंने आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। ये जो टेबल है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, इसके ऊपर वैसे वीडियो को बता दूं, आपके सबसे ज्यादा व्यूज है पूरे यूट्यूब पे इस वीडियो के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल के ऊपर। ये टेबल की जो भी वैल्यूज है, अगर आपको ये याद है तो 2 से 3 सवाल आपको मिलेंगे ऐसे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना आपको। उन सवालों के अंदर यहां पर जो भी वैल्यूज है साइन कोसाइन कोड की, सिर्फ एंगल की वैल्यूज रखनी है और आपके आंसर आ जाएंगे। इतना आसान। तो 2 से 3 सवाल ये टेबल ही आपको सॉल्व करवा देगी, तो इसलिए आपको ये याद होनी चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज इसमें से आ रही है इस चैप्टर के अंदर से, जो मैंने नोटिस करी है, वो आपके कुछ फॉर्मूले हैं ये वाले। एक मैं लिख देता हूं, बाकी के मैं आपको दिखा दूंगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है, 1 के बराबर होता है। इस फॉर्मूले के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस मैंने नोटिस कर लिए कि आ रहे हैं। इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर ये कोस स्क्वायर जो है प्लस में, तो उधर जाके 1 माइनस हो जाएगा इस तरीके से। तो यहां पर मैं आपको इसकी भी एक झलक दिखाना चाहूंगा, कुछ ये रहे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं टेबल को, और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। तो ये वाले जो फॉर्मूले अब आपको यहां पर दिख रहे हैं, ये वाले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इससे ही चेंज करके थोड़ा मॉडिफाई करके ये 2 फॉर्मूले बन गए। इस तरीके से ये वाले फॉर्मूले, तो ये जो फॉर्मूले हैं आपके यहाँ पर, आपको अलग से भी दिखा दूंगा मैं एडिटिंग से। ये फॉर्मूले आपके काफी सारे, काफी ज्यादा बार यूज हुए हैं, तो चांसेस है कि इस वाले फॉर्मूले का आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के अंदर यूज हो ही हो, और इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज एक और है, वो है आपकी, वैसे वो इस चैप्टर की नहीं है लेकिन मुझे अभी याद आ गई, तो वो आप यहीं पर लिख लीजिए। वो है आपकी एक, यहां पर अलग से मैं हाईलाइट कर देता हूं उसको येलो कलर से, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये आपकी एक ऐसी थ्योरम है जिसके ऊपर आपको कम से कम 1 से 2 सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ट्राइंगल बन रहा होगा, कोई कंडीशन दे रखी होगी, पेड़ टूट के गिर गया, कुछ खंबा गिर गया, पता नहीं कुछ हो गया, बिल्डिंग गिर गई, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। 2 सवाल आपको मिल सकते हैं जिसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम बनेगी, आपको लगानी पड़ेगी। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा तो पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। बहुत ही आसान है यार, आराम से लगा कर सॉल्व कर लेना। लेकिन 100% बोल रहा हूँ ये बात कि इसका सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको। तो ये आपके सवाल जो आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर से बनाने हैं। एक और बड़ा चैप्टर जो कि पॉलिनोमियल है आपका, चैप्टर नंबर 2, इसके अंदर से एक बड़ा सवाल, एक बड़ा केस बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशनल बेस्ड, एक पूरी कंडीशन दी गई होगी, एक सवाल आएगा ही आएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे देता हूं दोबारा से। पॉलिनोमियल के अंदर से क्या क्या चीजें होंगी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, पॉलिनोमियल को आपको सॉल्व करना आना चाहिए, मतलब फैक्टर करना आना चाहिए। कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, लेट्स सपोज ये लिखा हुआ है x का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2, ये आपका लिखा हुआ है, लेट्स सपोज इसके आपको फैक्टर निकालना आना चाहिए। तो आपको फैक्टर निकालना मतलब आपको उसके फैक्टराइजेशन आना चाहिए और आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए। अच्छा, जब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके 2 सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है, 2 जीरोज आते हैं, 2 हल आते हैं आप, ठीक है, जीरोज, हल, सॉल्यूशन, यही सब उसके नाम है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका सम ऑफ जीरोज, इसके ऊपर आपका सवाल बनेगा। कैसे बनेगा बताता हूं अभी। सम ऑफ जीरोज आपका होता है, मतलब एक जीरो मान लो, एक हल उसका अल्फा आया, एक हल उसका बीटा आया, तो अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम बोल देते हैं -b/a, ठीक है। ABC आपको पता है ना, ABC जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसके अकॉर्डिंग जो हम लिखते हैं। दूसरा आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, हल का प्रोडक्ट क्या होगा। प्रोडक्ट का मतलब अल्फा एक सॉल्यूशन है, एक बीटा सॉल्यूशन, दोनों की मल्टीप्लाई जो कि होती है c/a के बराबर, ये आपको पता होना चाहिए। सवाल देखिए, अब सवाल आपका एक बनेगा कि आपको जीरोस दिए जा सकते हैं। आपका 1 नंबर में सवाल आ जाएगा कि 2 जीरोस के कोई एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके ये दोनों हल है, कोई से भी आपके हल दे दिए, कोई सॉल्यूशन दे दिए, तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा। तो आपको पॉलिनोमियल को क्रिएट करना भी आना चाहिए। तो कैसे क्रिएट होता है, वो इस तरीके से क्रिएट होता है, एक्स का स्क्वायर लिखेंगे आप, ठीक है, माइनस
यहाँ पर आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज एक्स के साथ लिखेंगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इस फॉर्म के अकॉर्डिंग। आप उन दोनों जीरोज का सम निकालना, उनका प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट यहाँ लिखना, सम यहाँ एक साथ लिखना और एक्स स्क्वायर लगाना, ये आपका वो पॉलिनोमियल क्रिएट हो जाएगा। अब बड़ा जो सवाल आएगा केस बेस्ड वाला, उसके अंदर क्या केस बनेगा, क्या सिचुएशन बनेगी? आपकी सिचुएशन बनेगी, देखिए केस बेस्ड जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसका एक पैराबोला बनता है। तो आपको सिचुएशन दी जाएगी इस तरीके की कि कहीं पर भी ना कोई पैराबोला बन रहा है, कोई पैराबोला क्रिएट हो रहा है इस तरीके से। मान लो कोई स्विमर कूद गया पानी के अंदर, छलांग लगा दी, ठीक है। कोई किसी ने बॉल फेंक के मारी, छक्का मारा तो बॉल ऐसे उड़ती हुई गई, कोई रैम्बो निकल आया, किसी भी तरह की कोई कहानी बना दी जाएगी। तो इसमें एक पैराबोला किसी भी तरीके का बन रहा होगा, कहीं पर भी किसी ब्रिज के नीचे हो गया, किसी गुंबद के ऊपर हो गया, कहीं भी आपको देखने को मिल सकता है एक पैराबोला। उसके ऊपर आपको सिचुएशन दी जाएगी, आपको समझना पड़ेगा, फिर एक पॉलिनोमियल बनेगा, उसके फैक्टराइजेशन हो सकते हैं, उसका सम ऑफ जीरोज निकलवाया जा सकता है, उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकलवाया जा सकता है, आपको पॉलिनोमियल पूछा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके इस चैप्टर के अंदर से आएंगी ही आएंगी 110%। तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि आपको सॉल्यूशन करना है, फैक्टर करना आ जाए, ये सीख लो आप। सम ऑफ जीरोज मैंने बता दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बता दिया, कोई पॉलिनोमियल बनवा ले तो वो ऐसे बना देना, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, इससे आपका पेपर हो जाएगा बहुत ही तगड़ा। आइए अगले चैप्टर की बात करते हैं। ट्राइंगल चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 से 3 चीजें ही पूछी जाएंगी, उन्हीं के ऊपर सवाल बनेंगे। कौन कौन सी है वो सुन लो। पहली चीज है आपकी वही क्या, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। जो पहली चीज है आपकी, फर्स्ट वन इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के आपको त्रिभुज को समांतर देखना और समांतर ढूंढना आना चाहिए कि दो ट्राइंगल कब कब सिमिलर कैसे कैसे हो सकते हैं, आपको उनकी सिमिलरिटी पहचानना है। छोटे बड़े ट्राइंगल हो सकते हैं। दूसरी चीज है आपकी बीपीटी थ्योरम, जिसको आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हो या फिर इसको आप थेल्स थ्योरम भी कहते हो, ठीक है। तो इस थ्योरम के ऊपर भी आपका बेस्ड एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा। मतलब एक डायग्राम, एक पिक्चर दी जाएगी आपको उसके अंदर ट्राइंगल्स मिलेंगे, उसके अंदर आपको इस थ्योरम का यूज करते हुए कोई सी एक साइड पूछी जाएगी, आपको उस दी गई साइड की हेल्प से ये थ्योरम लगा के दूसरी वाली साइड की लेंथ या बेस या जो भी चीज होगी वो पता लगानी है। एक सवाल इसका आपको मिलना ही मिलना है, लिख लो इस बात को। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे ये थ्योरम काम करती है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल के अंदर उनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशो इक्वल होता है, ठीक है। इतनी सी बात है इस थ्योरम के अंदर। तीसरी चीज जो मैं आपको पहले बता चुका हूं वो है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। वो आपका यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम मेरे दोस्तों प्लीज 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 इसको आप तैयार कर लेना। सिंपल सी छोटी सी थ्योरम होती है कि परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का सम जो होता है वो बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। ये किसी भी तरीके से आपसे पूछी जा सकती है, केस बेस में भी आ जाएगी और छोटे आपके जो सेक्शन बी वाले सवाल हैं उसके अंदर भी आपकी आ सकती है। तो ये तीन चीजें हैं आपकी, सिमिलर करना आ जाए आपको बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम आ जाए, आपको पाइथागोरस थ्योरम आ जाए, ठीक है। कांग्रुएंसी आएगी तो कांग्रुएंसी में सब कुछ इक्वल ही होता है, तो वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इनमें से आपका सवाल जरूर बनेगा। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, दो सवाल मान लो इसमें से आने ही आने हैं, या तो मैथ्स बेसिक हो या मैथ स्टैंडर्ड हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सवाल आएगा। तो आपको इसमें सर्कल का सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, देखिए आपको इसमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, सर्कल का एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ फुल सर्कल, ठीक है। आपको सर्कल का एरिया पता होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर आपका बेस जरूर सवाल बनेगा जो कि होता है आपका पाई आर स्क्वायर। अब सेमी सर्कल आ जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको ना प्लेन फिगर्स दी जाएंगी अलग अलग टाइप से। मैं कह रहा हूँ कुछ भी फिगर क्रिएट हो जाए, आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायादार भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको सर्कल का एरिया रखना है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर कहीं आधा सर्कल काटना पड़ जाए, आधा सर्कल हटाना पड़ जाए, जोड़ना पड़ जाए, तो आप इसी का कर देंगे आधा, फिर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1/2 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा आपका सेमी सर्कल का एरिया, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका ये सेमी सर्कल का एरिया। अगर आपको चौथाई पार्ट, मतलब आपको उसका भी आधे का आधा, मतलब ये तो आपका पूरा सर्कल हो गया, ठीक है। ये आप इसको काट देंगे तो आधा बन जाएगा। अगर आप इसको भी काट देंगे इस टाइप का कुछ आधा, तो इसका आपका हो जाएगा फिर 1/4 पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर का चौथा हिस्सा। कि ये किस्सा हो जाएगा 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 हिस्से, इस तरीके से पूरा एक सर्कल बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कितना आपको हटाना है, जोड़ना है, तो इस तरीके से इसी फॉर्मूले मॉडिफिकेशन होता रहेगा। क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब अगली जो चीज़ है इसके अंदर वो है, आपको पता होना चाहिए इसका सरकमफेरेंस, ठीक है। सरकमफेरेंस आपको पता होना चाहिए
एक सर्कल का, जो कि होता है आपका 2πr। इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। टायर से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए आपका कि एक पहिया है, इतनी बार घुमा, कितने चक्कर लगा लिए उसने, इतनी दूर चल दिया, तो इस टाइप का सवाल आपका बनेगा। अब आपको और क्या क्या याद रखना है, आपको यहाँ पर सेक्टर का ध्यान रखना है, ठीक है। मेजर सेक्टर हो गए, माइनर सेक्टर हो गए, आपको यहाँ पर सेगमेंट के ऊपर सवाल मिलेगा, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। वैसे सच बताऊं तो सेगमेंट इतना मुझे ज़रूरी नहीं लग रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। सेक्टर ज़रूरी है, और एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, मतलब फिगर्स का कंबाइनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन बना के फिगर को कंबाइन करके आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर का ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। तो सिंपल है, जस्ट फिगर को ध्यान से, कुछ भी फिगर बन जाए, एक आपका स्क्वायर के अंदर लेट सपोज एक सर्कल बन गया, ये वाला पार्ट आपका एरिया जो है ये आपका वो कर रखा है, शेड कर रखा है चारों तरफ। यहाँ पर आपसे पूछ ले एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताओ, सिंपल है जस्ट भैया, एक स्क्वायर के अंदर से एक सर्कल का एरिया हटा दो, माइनस कर दो, तो हम स्क्वायर के एरिया में से क्या कर देंगे, स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर होता है, माइनस कर देंगे स्क्वायर के एरिया में से जो कि होता है साइड का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें बस सोचना है और अपना काम करना है। तो एक सवाल आपका जरूर आएगा ही आएगा। यही फॉर्मूले हैं, मोटे मोटे सेक्टर का फॉर्मूला लगा लेना और सेगमेंट का लगा लेना अगर आ जाए तो यहाँ पर ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। लेट्स सपोज, अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं, इसको रहने देते हैं। आप यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर आपको दो टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। पहला सवाल आपका है जो किससे रिलेटेड है, जो कि रिलेटेड है डाइस से, ठीक है। एक लूडो के दाने का सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा कि एक लूडो का दाना फेंका गया, ठीक है, एक भी फेंका जा सकता है, तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे 6, और लूडो का दाना एक फेंका जाएगा या दो फेंके जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। अगर दो फेंके जाएंगे तो फिर 36 हो जाएगा आपका पॉसिबल आउटकम, तो ध्यान रखना, एक फेंका है दो फेंका है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी, कोइन ज़रूर फेंका जाएगा, और कोइन जो ज़्यादा चांस है वो है चांसेस दो फेंके जाने के, ठीक है। दो कॉइन फेंके जाएंगे, उछाले जाएंगे एक साथ, अगर दो कॉइन एक साथ उछाले जाएंगे तो उनकी जो वो बनेगी नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम वो बनेंगे आपके 4, मतलब हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या फिर टेल टेल हो सकता है। तो इस तरीके से ये 4 बनेंगे अगर दो सिक्के उछाले जाएंगे। अगर एक उछाला जाएगा, लेट सपोज एक ही कॉइन उछला, तो भैया सिंपल है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इतना सिंपल तो नहीं होगा। अगर ये होता बेसिक में होगा, स्टैंडर्ड में ये नहीं आने का, ये ध्यान रखना। स्टैंडर्ड मैथ में इतना आसान नहीं पूछेगा, स्टैंडर्ड में या तो दो कॉइन होंगे या फिर दो डाइस होंगे, ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो अगर दो कॉइन है तो आपका ये हो जाएगी पॉसिबिलिटी, अगर डाइस एक है तो एक की टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होंगे 6, और अगर दो है तो होंगे 36, ये आपको ध्यान रखना है। ये दो सवाल आपके प्रोबेबिलिटी के अंदर से बनेंगे। और बॉल्स का भी बन सकता है, ठीक है। कार्ड के चांसेस कम दिख रहे हैं मुझे तो इसलिए मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ कार्ड भी बना के चलो, कार्ड भी आ सकता है। कार्ड स्टैंडर्ड वालों में ज़्यादा चांस है पूछने का, स्टैंडर्ड में प्लस केस बेस्ड। तो स्टैंडर्ड वालों आप थोड़ा कार्ड भी देख लेना, बेसिक वाले ये तो ज़रूर बनाए, क्योंकि इसके अंदर से सवाल आएगा 100% आएगा, ये बात मैं कह रहा हूँ, यकीन मान लो मेरा। इसकी आप तैयारी कर लेना, डाइस की और कॉइन की, और बॉल्स वगैरह की थोड़ी सी कर लेना। बॉल्स इतना मुश्किल नहीं है भाई, जितनी बॉलें हैं वो टोटल बॉल आप देख लो, जोन सी निकाल ली है उसको ऊपर रख दो, इस तरीके से आपको दिखाना है, ठीक है। तो ये आपका आएगा ही आएगा। इसमें से सवाल कुछ भी बन सकता है। डाइस में 36 है, आप कुछ भी बन सकता है कि ऐसे नंबर के प्रोबेबिलिटी निकालो, जो इवन है तो 2 4 6 लेंगे, जो ओड है 1 3 5 लेंगे, जो प्राइम है 2 3 5 लेंगे, जो कंपोजिट 4 6 लेंगे, जो 6 से ज़्यादा है 1 भी नहीं है तो 0। तो इस तरीके से बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लग जाएंगे यहाँ पर सवाल बनने के, मतलब बहुत टाइप के सवाल आपके क्रिएट हो सकते हैं इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ इसी के अंदर से, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया सारा का सारा कि किस चैप्टर में से कैसे सवाल बनेंगे, कैसे सवाल आएंगे, यही आना है दोस्तों, इन्हीं की आपको तैयारी करनी। अब इस बचे हुए 1-1.25 महीने के अंदर, 1-1.5 महीने के अंदर जो भी आपके पास टाइम है, कहां से तैयारी करेंगे, फुल चैप्टर की सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना रखी हैं, फुल चैप्टर सीरीज सारे कॉन्सेप्ट सिखा रखे हैं। उसके बाद बात करूं तो मैंने दोबारा से रिविजनरी वीडियोस भी बनाएंगे, जो कि टर्म 1 के अकॉर्डिंग बना रहा हूं मैं, वो भी आप देख सकते हैं। मैंने आपको सैंपल पेपर बेसिक का भी सॉल्यूशन दे दिया, सैंपल पेपर स्टैंडर्ड का भी सॉल्यूशन दे दिया, उनको आप देखिए, वहां से आपको हिंट मिलेगा कैसे तैयारी करनी है। साथ साथ मैं आपको और भी प्रैक्टिस के लिए सैंपल पेपर लेके आऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको उसकी नीड है या नहीं, और आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ताकि आपको मेरा उत्साह बढ़ते हुआ दिखे, और फिर मैं आपके लिए और भी बढ़िया ऐसी काम की वीडियोस लेके आता रहूं। चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने सारे के सारे दोस्तों में ही शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।